धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति। मेसोजोइक ईरा, जिसे डायनासोर ईरा भी कहा जाता है, यह वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक ईरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटिंक्शंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीशीज का अंत हो गया। जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक ईरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रायासिक पीरियड, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। धरती पर से डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे। पर क्रेटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। पर आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानवों के उत्पत्ति का कारण बना, ये सब जानेंगे हम आज के इस लेख में। आकाशगंगा के दूसरे छोर में रहते थे डायनासोर। हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल गैलेक्सीज की, सभी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जैसे कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा के सेंटर सैजिटेरियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर्स विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर सैजिटेरियस का चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से केवल 19 बार ही हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स ने हमारे धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की दूरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले मानवों के उत्पत्ति के बाद से ये करीब 1% भी नहीं हिला है। कैसे हुआ डायनासोर का अंत? आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। ये टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुँचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। मास एक्सटिंक्शन के बाद जीवन की वापसी।
इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रेटेशियस पैलियोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। पाइप इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लैनेट स्पीशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पाइप धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पाइप पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। पाइप ये मैमल्स काफी छोटे थे जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। पाइप बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। पाइप ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सेपियंस भी शामिल है। पाइप पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। पाइप पर इवॉल्व होने का ये प्रोसेस इतना भी आसान और सरल नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। पाइप डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे हाल ही में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के लेखक टाइलर लाइसन का कहना है कि इस नई खोज से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती है। पाइप अमेरिकी शोध में मिले कई सुराग। पाइप अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल कोलोराडो के कराल ब्लफ्स से पौधों और जानवरों के कई रेयर फॉसिल्स इकट्ठा किया। इन रेयर फॉसिल्स का निर्माण डिनो किलिंग एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद हुए मास एक्सटिंक्शन की वजह से हुआ था। पाइप वैज्ञानिकों ने इन रेयर फॉसिल्स का कई सालों तक अध्ययन किया, जिससे उन्हें इस मास एक्सटिंक्शन और उसके बाद हुए जीवों के एवोल्यूशन से जुड़ी कई अहम जानकारियों का पता चला। साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक्सटिंक्शन के बाद के पहले 10 लाख सालों में जीवों और पौधों के एवोल्यूशन और उनके इकोसिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया गया है। पाइप कई चरणों में हुआ था। ये वैज्ञानिकों को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे हैं, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटिंक्शन के प्रमाण कभी नहीं मिले। इस हालिया रिसर्च रिपोर्ट में सैकड़ों फॉसिल्स की जांच की गई है, जो कम से कम 16 जीवों और 600 से ज्यादा पौधों के हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटे धूल और राख के चादर से ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य की किरणों को जमीन में पड़ने नहीं दिया। पाइप इसकी वजह से धूप पर निर्भर रहने वाले पेड़ पौधे कुछ दिनों के बाद मर गए। पाइप पर इसकी वजह से धरती पर खाने का संकट पैदा हो गया और धीरे धीरे कर सभी बड़े जीव जंतु मरने लगे। पाइप धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने में काफी समय लग गया। पाइप एस्ट्रॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे देखने वाले मैमल्स का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया था। इससे करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब सबसे बड़े मैमल्स और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। इस नए स्टडी के मुताबिक ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहां धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। पाइप क्या कहते हैं अवशेष? फॉसिल्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल के बाद फलदार पौधों की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में फैल गए थे। इसके साथ ही 2 सबसे विशाल मैमल भी इसी दौर में नजर आने शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 किलो और आकार भेड़िए के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना भारी थे जो डिनो किलिंग एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने के बाद जिंदा बचे थे। देखा जाए तो ये बहुत तेज विकास था, पर आखिर ये मैमल्स समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे? इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पर इनमें सबसे प्रमुख है उस समय में उपलब्ध भोजन। पाइप उस वक्त तक फलीदार पौधे, जिन्हें लेग्यूम प्लांट्स भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसका एक मतलब ये है कि इन पौधों से मैमल्स को और ज्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही इनके ब्रेन का भी विकास हो रहा था। पाइप आज दिखाई देने वाले सारे मैमल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ जो विलुप्त होने से बच गए।